ये कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बदतरीन साल। नोटबंदी, देशबंदी, रोजगार की बंदी, रेल का इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। रेल के नाम पर सरकार लूट रही है। और आपको सुनकर अफसोस होगा कि अनाज के बोरे भी इस तरह से नहीं ट्रक और ट्रैक्टर में लादे जाते हैं जिस तरह से इंसानी लाशों को लादा गया है। और वही नहीं बल्कि लाशों के ढेर में से एक आदमी को जब होश आया तो उसको कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ, और अपना धर्म बताना पड़ा उसको। शायद दूसरे धर्म के होते तो शायद बचाए भी नहीं जाते। से इन 75 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो SC ST बिरादरी के लोगों के साथ हुई है। ढाक के वही 3 पात, बोतल बदल गई है, शराब में कोई तब्दीली नहीं आई। 12,000 उर्दू टीचरों का अब तक रिजल्ट नहीं दिया, और ये बच्चे रिजल्ट मांग रहे हैं, रिजल्ट के बदले में उनको डंडे दे रहे हैं लोग। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद है बहादुरगंज डाक बंगला में। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सरस्ता अभियान चलाया गया। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाह आमूर के विधायक जनाब अख्तुल ईमान साहब। हम डायरेक्ट उन्हीं से पहले मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सरस्ता अभियान जो चलाया गया इसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बबलू वासनिक जी हमारे सीमांचल के संयोजक हैं ST प्रकोष्ठ के, और इनका बड़ा प्रयास रहा कि समाज के दबे कुछ लोगों की आवाज़ चूँकि अवैसी साहब उठा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास वो कर रहे हैं, तो उस पार्टी से जुड़ना चाहिए। इनके अनथक प्रयास से किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में पार्टी का बड़ा विस्तार हुआ है। उसी आलोक में आज यहाँ पदाधिकारियों का चयन था। भाई का नाम रविलाल वासनिक को जिला का ST प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया किशनगंज से, और यहाँ मुन्नी मरांडी हैं पूर्णिया से महिला अध्यक्षा बनाई गई हैं, और ये हमारी बहनें और ये भाई हैं। इन लोगों को अलग अलग प्रखंड दिगलबाग का, बहादुरगंज का, टेहरागाछ का ये दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने समाज के उत्थान के लिए MIM के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। ये बहादुरगंज पूरे प्रखंडों में चलाया जाएगा इसको? नहीं, आज तो यहाँ पर हुआ है, पूरे प्रखंडों क्या पूरे गांव तो हम लोग पहुँचेंगे। सबसे इन 75 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो SC ST बिरादरी के लोगों के साथ हुई है, जिनकी बड़ी आबादी है। रिजर्वेशन के बाद भी इनको इनका वाजिब हक आज तक नहीं मिल पाया है, और इनकी आवाज़, इनके नाम पर राजनीतिक बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके हक और हुकूक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर कहा था कि उनको श्रद्धांजलि अगर पेश करना चाहते हो तो उनके समाज के लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ। बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली निकाले हैं सरकार द्वारा। ढाक के वही 3 पात, बोतल बदल गई है, शराब में कोई तब्दीली नहीं आई। टीचरों की बहाली के सिलसिले में अनावश्यक तौर पर जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। एक तरफ उनको DLED करवाया, किसी को B.Ed करवाया, किसी को C.TET और B.TET का एग्ज़ाम इन लोगों ने लिया, और जब ये हो गया था तो इनको बहाली हो जानी चाहिए थी। उसके बाद फ्रेश इनको तरीके अपनाने चाहिए थे, लेकिन फिर इन्होंने BPSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने का फैसला किया है, और ये तरह तरह से लोगों को परेशान किया जाना है। और मैं समझता हूं कि बिहार के आम जनों की शिक्षा में ये तजुर्बे का शिकार बनाकर आम लोगों के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। साइकिल, पोशाक, गुलाबी घर ये नाम मात्र है। जितना ट्यूशन में 75% बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्या मिल पा रहा है लोगों को? देश राज्य का लगभग 20 से 25% बजट एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं पैसे, है ना? ये सारे पैसे लूट और बंदर बाट हो रहे हैं। दलितों के, आम लोगों के बच्चे न पढ़ पाए, नित्य किस्म के पैंतरे किए जा रहे हैं। 1,70,000 टीचरों की जो बहाली होनी है वो बहाली कब तक हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? अभी इनके पैंतरे बहुत हैं। उसमें दुखद सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में तकरीबन 70 से 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली है। देश का संविधान ये कहता है कि नागरिकों के प्राइमरी एजुकेशन का इंतज़ाम उनके मादरी ज़बान में करना स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर उस एतबार से बिहार में उर्दू पढ़ाने वाले मादरी ज़बान के बच्चों को, जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए टीचरों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा होगी, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी लगभग 70-80 हज़ार की जगह खाली है, और इस 1,70,000 में एक भी उर्दू टीचर बहाल नहीं हो पाएगा। 12 साल से उर्दू जो बच्चे इम्तिहान दिए हैं, 27,000 बहाली होनी थी उर्दू और बंगला शिक्षकों की,
15,000 का रिजल्ट दिया, 12,000 उर्दू टीचरों का अब तक रिजल्ट नहीं दिया और ये बच्चे रिजल्ट मांग रहे हैं। रिजल्ट के बदले में उनको डंडे दे रहे हैं लोग और आज तक रिजल्ट नहीं हुआ। जब रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम के लिए उन्होंने सीटेट और बीटेट को लाजिम करार दे दिया है, तो फिर उर्दू के लोग कहाँ बहाल हो पाएंगे? एक बड़ा मसला है उर्दू आबादी के साथ। आखिर में एक सवाल, चूँकि बहादुरगंज की सरजमीन पर ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें बहादुरगंज में चल रहा है। चूँकि महागठबंधन की सरकार है और उनके लोग कहते हैं कि हम जनता का राज चल रहा है, और जनता के राज में टेरागाज थानाध्यक्ष द्वारा जो मामला आया उसे आपने भी देखा सुना होगा। उसके तुरंत बाद बहादुरगंज थानाध्यक्ष का मामला आता है। चौकीदार संघ दर बदर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। और एक मामला है कि बहादुरगंज जो अस्पताल है, यहाँ के नगर चेयरमैन ने आरोप लगाया, हमने उस खबर को चलाया है कि जो वृद्धाश्रम बनाया गया है पीछे और पार्क बनाया गया है, चूँकि मंत्री के रिश्तेदार लोग प्रभारी हैं यहाँ पर, तो उस रास्ते में जनरेटर लगाकर बंद कर दिया है। चूँकि बहादुरगंज की धरती पर ये 3 बड़े मामले चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले तो टेरागाज का मामला देख लीजिए। वर्दी की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के जान माल इज्जत और आबरू की पहरेदारी करे, और पहरेदारी ही पहरेदार ही रक्षक बन गया। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारे कहाँ चले गए? और जो कुछ हुआ है, ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी पे लटकाया जाना चाहिए और मामला ऊंच और नीच का नहीं होना चाहिए। आज भी अगर हीन भाव से देखा जाता है चौकीदारों को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में 200 कुछ दवाइयाँ मिलनी चाहिए, सारी दवाइयाँ भी नहीं हैं। जो हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर हैं, अगर वो सरकारी तंत्र के साथ बैठे हुए हैं तो लोगों का शोषण अगर हो रहा है, तो ये वसीक साहब ने बड़ा सही सवाल उठाया है। ये पिछले दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कानून का राज कहाँ दिख रहा है। ये जुमलेबाजी है, और अगर मंत्री के रिश्तेदार ही इस तरह का मामला कर रहे हैं तो ये तो और दुख की बात है। सर, बालासोर रेल दुर्घटना हुई जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने भी नहीं ली, क्या बताएंगे? 300 लोगों की ही मौत नहीं, उससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और आपको सुनकर अफसोस होगा कि अनाज के बोरे भी इस तरह से नहीं ट्रैक्टर में लादे जाते हैं जिस तरह से इंसानी लाशों को लादा गया है। और वही नहीं, बल्कि लाशों के ढेर में से एक आदमी को जब होश आया तो उसको कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ, और अपना धर्म बताना पड़ा उसको। शायद दूसरे धर्म के होते तो शायद बचाए भी नहीं जाते। रेल का मामला, ये कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बदतरीन साल। नोटबंदी, देशबंदी, रोजगार की बंदी, रेल का इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। रेल के नाम पर सरकार लूट रही है। यात्रियों को जो सुविधा मिली हुई थी, न साफ चादर मिल रहा है, न रेलवे का कोई साफ सफाई का मामला है, न रेलवे के ऐलानात ठीक हो रहे हैं। किशनगंज रेल स्टेशन पर जाइए, गाड़ी आती है, एसी का डब्बा पीछे रहता है तो आगे ऐलान कर दिया जाता है, आगे रहता तो पीछे ऐलान कर दिया जाता है। डिस्प्ले उसका काम नहीं कर रहा है, सीसीटीवी उनका काम नहीं कर रहा है, यात्रियों के बैठने के लिए उनके पानी का सही कोई प्रबंध नहीं है। पूरे तौर पर रेल को सरकार ने लूट कर चूस कर बर्बाद कर दिया है। और मैं समझता हूं कि यही बात, और बेशर्मी और हठधर्मी इस कदर है कि ऐसे मामले में तो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, और रेल मंत्री के रिजनेशन से कोई बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन एक बात होती कि नैतिकता शायद सरकार में अभी बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ न करके वही मोदी की मुस्कुराहट लाशों पर, और लगता है कि इनको कोई हादसा चाहिए, वहाँ उनका फ़ोटो छपना चाहिए। आम लोगों के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को ये 2 लाख 4 लाख का नहीं, बल्कि जिनके जिगर के टुकड़े, जिनका सिंदूर, जिनका सुहाग गुजर गया है, जिनकी माँ छिन गई है, कम से कम आज के दिन में 25-25 लाख रुपए ये उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन अफसरों, पदाधिकारियों और टेक्निकल ऑफिसरों की वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा और उनको नौकरियों से निकालना चाहिए।